नमस्कार, मैं अशोक व्यासु और मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी को। आप कुलपति हैं, आप शिक्षक हैं, आप लेखक हैं, आप संपादक हैं और जिस विश्वविद्यालय को आपकी सेवाओं का लाभ इन दिनों मिल रहा है, उसका नाम है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और नवीन जी, हम ऐसा संस्कृत में सुनते पढ़ते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, जो जी जी जी। विद्या वही है जो मुक्त करने वाली है। हाँ ये हाँ हाँ। मुक्ति की बात को लेकर जो साहित्य के परिसर में हम प्रवेश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा नाम जो स्वतंत्रता सेनानी से होते हुए विविध विधाओं के साथ में उनका नाम शीर्ष पर पहुंचा, वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। जी और जी। आपने उन पर शोध भी किया, आपका उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर भी होता रहा। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब आप अज्ञेय को याद करते हैं, तो प्रमुख रूप से क्या बात उनकी आपको याद आती है? अज्ञेय जी के साथ जो आपने कहा स्मरण की बात, तो साहित्य के हिस्से में तो वो एक बड़ा नाम है। हम लोग कहें ना वटवृक्ष। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो नोभा टाइम्स में एक कार्टून छपा था। काक एक हमारे कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने लिखा उनको वो विशाल वटवृक्ष की तरह, और उसकी जड़ें जब उन्होंने दी तो उनकी जड़ें उन्होंने कहा ये कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, फिर निबंध, डायरी, संस्मरण, पत्रकारिता, फिर व्यक्तित्व के हिसाब से देखते हैं तो कभी स्वतंत्रता सेनानी, कभी युद्ध के सेनानी, और कभी बाद में प्रोफेसर के तौर पर विदेशों में अध्ययन, अध्यापन, तमाम चीज़ें। तो एक बड़े वटवृक्ष की तरह है। ये साहित्य में, संस्कृति में, भाषा में उनका बड़ा काम है। तो इसलिए जब आपने कहा कि अज्ञेय को कैसे याद करें, तो मेरे लिए तो वो एक तरह से वटवृक्ष को याद करने जैसा ही है, जिसकी छाया में हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में बहुत सारे काम हुए। उन्होंने स्वयं नेतृत्व किया कई आंदोलनों का। जब वो पत्रिका निकाल रहे थे, माना खाली वो संपादक नहीं रहे नोभा टाइम्स के, बल्कि वो एक महत्वपूर्ण जो हिंदी की पत्रिका थी दिनमान, उसके संस्थापक संपादक रहे। वो अगर उसको दूसरी तरह से देखें, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यमों में उन्होंने काम किया। अनुवाद जब किया तो विवेकानंद जी की जो रोमारोला की उनकी जीवनी है, उसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, तो वो बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है एक तरह से विवेकानंद जी की। अखबारों के अलावा जो आंदोलनों की बात करें तो उन्होंने हिंदी साहित्य के जो आंदोलन है उसमें ताज सप्तक एक कविता आंदोलन है बड़ा, जिसमें ताज सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, 4 सप्तक में 28 ऐसे कवियों को लाए, ऐसे रचनाकारों को, जिनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना, और धीरे-धीरे वो कवि और नाटककार और लेखक या संपादक या बाद में निबंध लेखक या कहानीकार, किसी भी विधा में रहे, लेकिन साहित्य की विधाओं में उनका विशेष दखल रहा। तो अज्ञेय का को याद करना हिंदी को कई तरीके से याद करने जैसा है। जी। अज्ञेय जी के बारे में बहुत संक्षेप में आपने इतना कुछ समेट लिया, वो तभी संभव है जब आप उनको बहुत बारीकी से जानते हो। और ये भी है कि आपने उनके संबंध में बहुत कुछ लिखा भी है और बहुत सारे साक्षात्कार भी आपके द्वारा अज्ञेय जी पर एक एक्सपर्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में आपने किए हैं। मैं उनकी बहुत सारी रचनाओं में से एक कविता की एक पंक्ति, जो शब्द संभवतः इधर-उधर हो जाएँ, पर उनकी एक कविता में था कि साँप तुमने कहाँ से पाया ज़हर। नहीं, नहीं। हाँ, नहीं वो है कविता, मैं बता देता हूँ हाँ, उसको। जी, प्लीज़। साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, श नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूँ उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? तो बहुत ये कविता उनकी बहुत छोटी कविता थी और बहुत ही प्रतीकात्मक कविता थी। जी। नगर और जो नागरिकता के संदर्भ से, या मनुष्य के जो स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है उसको लेकर के, मानवता को लेकर के, व्यक्तित्व को लेकर के, तो बहुत महत्वपूर्ण कविता। आपने अच्छी कविता याद दिलाई। जी। पर इसको याद करने के पीछे कारण ये था कि ये कविता कहीं न कहीं व्यंग्यात्मक कविता है। जी। और मैं ये सोचता हूँ, जो छवि अज्ञेय जी की है, उसमें एक बहुत गांभीर्य भी है, एक गरिमामय स्वरूप भी है और एक संजीदापना है, और वो बोलते भी बहुत ठहर-ठहर कर थे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक नवीन चंद्र लोहनी जी, जिन्होंने अज्ञेय को इतने समीप से अध्ययन किया, वो व्यंग्य लेखन की तरफ प्रवृत्त हुए। उनका जो आपका लिखा 5 लाख का हिंदी मास्टर जो व्यंग्य
संग्रह है वो बहुत चर्चित रहा है। तो थोड़ा-सा जोड़कर देखें कि जब आपने किसी साहित्यकार को इतना अधिक जाना होता है, तो क्या उसका कोई असर आपकी रचना प्रक्रिया पर, चिंतन पर, सृजन पर पड़ता है? और अगर पड़ता है तो फिर ये व्यंग्य के रूप में अपने को व्यक्त करने का भाव आपका कहाँ से जागृत हुआ? जी, जी, बहुत धन्यवाद। ये भी एक मेरे लिए याद दिलाया आपने। ये 5 लाख का हिंदी मास्टर एक विशेषांक अमर उजाला ने प्रकाशित किया था शायद 92-93 में, तो उसमें ये विशेष अंक में प्रकाशित एक व्यंग्य था मेरा, और सौभाग्य से वो व्यंग्य बड़ा चर्चित हुआ। बाद में मैंने संग्रह किया तो उसको मुख्य उसमें लिया। अज्ञेय के बारे में जैसे आपने कहा, उनसे सीखने को बहुत कुछ था। यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे, आलोचना लिखी, संस्मरण लिखे, डायरी लिखे, गद्य में बहुत लिखा। उनका व्यंग्यात्मक लेखन भी काफ़ी है। व्यंग्यात्मक लेखन से मतलब है कि उनकी यहाँ विधाओं को समझने के लिए, जैसे कविता में व्यंग्य है तो कहानी उपन्यास में भी आपको कहीं-कहीं वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये उनकी विशिष्टता है। हाँ, मेरे लिए हुआ कि मैं अपनी माताजी से, बल्कि आज इस बहाने उनको भी याद कर लूँ कि बाद में जब मैं व्यंग्य लेखन करने लगा और वो प्रकाशित हुए, एक दौर में हिंदी के जो प्रमुख अखबार हैं, उनमें कॉलम राइटिंग के तौर पर व्यंग्य प्रकाशित होता था और मुझे उसमें स्पेस था। वो अमर उजाला था, नवभारत टाइम्स था, हिंदुस्तान था, या राष्ट्रीय सहारा था, स्वतंत्र भारत, तमाम-तमाम में व्यंग्य लेखन के कॉलम मेरे प्रकाशित हुए, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, बाकी जगह भी। तो एक तरह से व्यंग्य लेखन को विधा के तौर पर सीखने में मैं अपनी माताजी से कहता था कि तुम जो बहुत ही ये बिल्कुल कट टू कट पंक्ति बोलती हो, वो मेरे काम आती है और मैं बहुत ही उपयोग करता हूँ उसको। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब मेरा मैं व्यंग करती हूँ। मैंने कहा नहीं, व्यंग करती नहीं हो, जो तुम बोलती हो वो पूरा व्यंग होता है, करती नहीं हो। तो कभी-कभार शायद ऐसे भी आवाज़ें जो आपके आस-पास गुज़रती हैं, आपको वाक्य सुनाती हैं, शब्द सुनाती हैं, वो भी आपको असर करता है। लेकिन अज्ञेय को पढ़ने का मतलब एक दौर में तो मेरे साथ ये हुआ, मुझे लोगों ने कहना ये शुरू किया कि अच्छा, अब आप ये वाली भाषा छोड़िए, अब आप बिल्कुल अपनी उस पे आइए कि हमें ये बातें, जैसे मैं अखबारों में लिखने लगा तो मेरे एक संपादक मित्र थे, उन्होंने एक दिन कहा मुझसे कि देखो भाई, हमें ये पता है कि आप पीएचडी हो हिंदी में और आपको हिंदी ठीक आती है, लेकिन आप अखबार वाली भाषा लिखिए, ये बहुत ज़्यादा साहित्यिक हुआ जा रहा है, इससे हमारा काम नहीं चलता। तो जो जो जब आप किसी भी भाषा को सीखते हैं, और मुझे अज्ञेय को पढ़ते हुए ज़रूर लगा, अगर उनके समकालीन अन्य रचनाकारों को भी हम देखते हैं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। लेकिन अज्ञेय के को पढ़ते हुए आप हिंदी की शब्दावली को, उसके प्रयोग को, उसके भीतर जो तमाम तरह की आवाजाही हो रही थी भाषाओं की, उनको लेकर के बहुत नई चीज़ें सीख सकते हैं। अब एक साथ उनको आप मनोविज्ञान के बहुत सारी शब्दावली, राजनीति विज्ञान की बहुत सारी शब्दावली, अर्थशास्त्र की, कानून की, ये ऐसी शब्दावली भी जो जो एक तरह से अज्ञेय के लेखन में आपको मिलती थी, तो वहाँ से भी कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छा चित्र आपने दिया अज्ञेय जी का। तो ये अज्ञेय को पढ़ते हुए ऐसा बहुत सारी शब्दावलियाँ आपके साथ आ सकती थी। जी। मैं आपके साथ ये याद करूँ कि कभी-कभी ये विचार करना कि एक मनुष्य इतना अधिक रच सकता है और उसके साथ-साथ इतने लोगों को छू सकता है और उनके जी। भीतर की जो रचनात्मक ऊर्जा है, उसको वो थोड़ा और प्रखर करने में एक भूमिका निभा सकता है। जैसे आपने तार सप्तक का उल्लेख किया था, इसी प्रकार से अज्ञेय जी जो उदित कह दीजिए या उदीयमान कवियों के साथ में अलग-अलग स्थानों पर शिविर करते थे, जहाँ से कि वो कुछ नया शिल्प अपना बुनने की प्रेरणा लेकर आते थे। ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं जो उन में उनके संग्रह संकलन में सम्मिलित हुए हैं। पर हम हुँ। अगर 2-1 बातों पर विशेष चर्चा आपके साथ करें, उसमें से एक तो मैं असाध्य वीणा जो उनकी कविता थी, कभी उनके साथ बात करते हुए उसका उल्लेख हुआ और उन्होंने कुछ कहा हो या मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि ये एक पूरी तरह तन्मय कर देने वाली कविता है। जैसे कोई ध्यान में बैठकर कोई झरना बहा हो और वो एक काव्यात्मक सौंदर्य के साथ हमारे सम्मुख उजागर हो गया हो, वो ऐसी रचना है असाध्य वीणा। जी। जी, जी, जी। असाध्य वीणा देखिए, वो जिस तरह का एक आध्यात्मिक से लेकर के एक कहें रचनाधर्मिता को बहुत ही जड़ से जुड़ करके कैसे कलाकार जीता है, कैसे पाता है, कैसे प्रेरित होता है, कैसे
अभिव्यक्त करता है, कैसे लोगों तक पहुँचता है, उस सारी रचना धर्मिता का वो एक जैसे हम देखते हैं, जैसे उसकी शुरुआत ही होती है ना, आगे प्रियंबत केस कंबली गुफा गेह, राजा ने दिया आसन, कहा कृत्य कृत्य हुआ मैं पधारे। आप ये शुरुआत में लगता है कि कोई बहुत ही बातचीत और उस तरह से शुरुआत होगी कविता की, और जैसे-जैसे कविता आगे बढ़ती है, मुझे कई बार ये लगा कि ये गेय का जो अंतिम अंतिम वाक्य है इस कविता का, उसमें जो उन्होंने कहा कि किस तरह से ये कविता में हमारा हर एक का अपना-अपना ध्येय है, अपना-अपना लक्ष्य है, अपना-अपना, हम सुनते वही हैं जो हम सुनना चाहते हैं अंत में। और हर एक ने, जिसने कविता को सुना, संगीत को सुना, उसने सबने अलग-अलग तरह से उस कविता को समझा और उसी रूप में उसने आनंद लिया उस कविता का। तो साहित्य का, विधाओं का, रचना धर्मिता की एक ये भी शक्ति है कि हर एक को उसमें अपने लिए कुछ दिखाई दे। तो ये की जो शादी वीणा कविता है, ये तो हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है। हम लोग कहते हैं जो लंबी कविताएँ हैं हिंदी की, उनकी एक महत्वपूर्ण कविता का है, और अंत में जब केशकम्बली या जो जो कलाकारों कहता, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने वह मेरा नहीं, न वीणा का था, सब कुछ थी तत्ता की महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य अनाम अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन है, शब्द में गाता है। तो ये कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं रचना धर्मिता सब में है, और सब में एक-एक करके संभावनाएँ हैं। इसीलिए वो कहते हैं कविता खत्म होती, युग पलट गया है, बदल गए आप वो नहीं रहे जो थे। रचना वही है जो आपको बदल दे, वो आप में वो संभावनाएँ जगा दे जो आपके भीतर हैं। तो एक तरह से इस कविता का जो लक्ष्य है वो हम सब पर है, और हम सब लोग अलग-अलग तरह से उस कविता को सुनते हैं, क्योंकि कविता जैसे-जैसे आगे बढ़ती है उसमें लगता है कि जो जिस माहौल का है, जो जिस धर्म का है, धर्म से मतलब कार्य धर्म जिसका जो क्षेत्र है, वो बिल्कुल उसी में तत्वता में खो जाता है उसी में। तो आगे की इस कविता को बहुत अच्छी तरह से आपने अंकन किया, तो मुझे लगा मुझे इसमें से 2-3 पंक्तियाँ आपको कहनी चाहिए। बहुत ही जी, अच्छा किया आपने, उससे थोड़ा एक उसकी संपूर्णता जी, जितनी हमारी बातचीत में आ सकती है, वो जी, आती है। तो मैं थोड़ी देर और उनके जो काव्य रूप है उनका, जो मनीषा उनकी काव्यात्मक रूप से व्यक्त हुई है, जो आपके शोध में या जब आप उनके साथ बैठते और चर्चाएँ करते रहते, तो कभी विधा विशेष को लेकर बात उनसे कोई हुई हो, या कोई उनकी ऐसी टिप्पणी कहीं पढ़ी हो जो कविता के बारे में उन्होंने कही हो? असल में आगे को लेके 2 तरह की बातें चलती रही। एक तो ये हुआ कि उनको एक तरह से व्यक्तिवादी कवि कह दिया उनके समय में आलोचकों ने, और बाद में वही आलोचक पलट भी गए बाद में। लेकिन मुझे लगता था कि उनके एक बहुत ही ज़रूरी पक्ष को, जो उनका समाज के हिस्से में, पर्यावरण के हिस्से में, व्यक्ति के अलावा समाज को लेकर के जो उनकी दृष्टि थी, जैसे एक बहुत छोटी-सी कविता है उनकी, जो पुल बनाएँगे। जी। कहते हैं जो पुल बनाएँगे वह अनिवार्यतः पीछे रह जाएँगे, सेना हो जाएँगी पार, मारे जाएँगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएँगे। अभी आपने व्यंग्य की बात कही थी, जी, तो जी, जी। कितना मारक व्यंग्य है कि जो भी अंततः रचनाकार है, जो जो पुल बनाता है, जो जोड़ता है, वो तो वहीं रह जाता है, उसकी स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। तो अज्ञेय जी को जब मैं मिला था, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको लेकर के आलोचक ऐसी-ऐसी बात करते हैं। ये एक है कि आपको अभिव्यक्ति के हिस्से में ये कहा जाता है कि आप दिल से के बजाय दिमाग से ज़्यादा लिखते हैं कविताएँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, कोई वाक्य ऐसा बोलिए जो बिना दिमाग के या बिना दिल के बोला गया होगा। कोई तो वाक्य आप सोचिए। तो मुझे भी लगा कि हमारे पास बहुत बड़े प्रश्न हैं। अब पूछने के लिए उनके पास एक बहुत छोटा-सा उत्तर है, और वो उत्तर हमारे लिए पर्याप्त है। एक बार एक ले जी, एक बार जी, जी, एक बार और मैंने उनसे जी। पूछा, तो उन्होंने मैंने कहा कि मैंने ये पढ़ा है आपका। बोले नहीं, आपको उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो मेरे रचना के संबंध में आलोचक की दृष्टि के अलावा एक उस दृष्टि से भी कहते हैं कि उनको लगता है कमियाँ हैं कुछ, तो उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। तो मुझे ये भी लगा एक बड़े आदमी में ही ये संभावना है कि वो कहे कि उनसे भी मिलिए, उनसे भी बात कीजिए, जो मेरे विपक्ष में लिखता है, विपक्ष में बोलता है, उनसे आपको सजग दृष्टि मिलेगी। मतलब एक शोधार्थी के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर, अगर मुझे कोई ये कहे कि मुझ में अच्छा बताने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन
वहाँ से दृष्टि आपको जो मिल गई है वो ठीक है, लेकिन जो कमियाँ बताते हैं उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। तो अज्ञे का ये जो दृष्टिकोण था, और सौभाग्य से मैं मिला उन लोगों से और उन रचनाकारों से, अब नाम लेना फिर वो कुछ अच्छा स्पेशल रहेगा, कहना हो लिए जाए। लीजिए लीजिए हाँ, नाम, अभी नहीं हाँ, लेंगे तो जैसे पकड़ी। जैसे उस समय एक बड़े संपादक हमारे होते थे, राजेंद्र यादव जी, हंस जी पत्रिका के। जी एक हमारे बड़े लेखक थे, नामवर सिंह जी, हाँ रचनाकार, हाँ समीक्षक, हाँ उनसे। या फिर उन्होंने मुझे कुछ उनके साहित्य में जो लोग काम कर रहे थे अब रहे नहीं, कृष्णदत्त पालीवाल जी, जो उन्होंने अभी रचनावली का संपादन किया है गे का पूरा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनसे जुड़ करके कुछ बातें आई। या नित्यानंद तिवारी साहब जो प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो भी रिसर्च करा रहे थे उनके साहित्य पर। कुछ अन्य शोधार्थियों में, जैसे एक रमेश ऋषिकल्प उस समय पीएचडी कर रहे थे उनके साहित्य पर। तो उन्होंने कहा कि देखो, इन लोगों से मिलो, जो और लोग पक्ष में विपक्ष में कई तरह से चर्चा हो रही है, उसको तुम आप समझने के लिए विद्यार्थी को इन सब से जोड़ना चाहिए। और इसलिए मुझे कई बार ये भी लगता है कि अज्ञे ने व्यक्ति को जिस रूप में कहा कि जैसे एक कविता उनकी है ना, हम नदी के द्वीप है, जी नदी के द्वीप कविता है, तो उसका एक वाक्य है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल, सब उसी की, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी है। तो समाज को वो एक अलग दृष्टि से देखते थे कि समाज ही है जो मनुष्य को गढ़ता है, जो समाज है वो मनुष्य को आकार देता है, और वही मनुष्य को फिर खड़ा करता है। क्योंकि कभी कभी अगर हम ये सोचते हैं मैं ही हूँ सब कुछ बनाता हुआ चल रहा हूँ, मैं ही हूँ अकेले जो दुनिया को उपयोगी बना रहा हूँ, तो वो ये नहीं कहते थे। वो कहते हैं कि जो समाज है वो है हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो कई बार उनको व्यक्तिवादी कहा गया, तो इस तरह की रचनाओं को उसके किनारे कर दिया गया। या फिर कविता में शब्द का जो संस्कार है, एक तरह से जो उनसे पहले की कविता है उसमें छंद बहुत है, छांदिकता है, तो ये गेयता है, गाया जा सकता है कविता को। तो वो कहते थे कि गीत और कविता में अंतर है, आपको गीत लिखना है, गीत एक अलग स्वतंत्र विधा है, गीत की तरह गीत लिखिए, लेकिन कविता लिखना है तो कविता शब्द में है। और बल्कि उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि शब्द में ही नहीं, शब्द और शब्द के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, जो छोड़ छूटा हुआ है, उसमें भी कविता होती है कि कितना पॉज लेते हैं आप, विराम कितना लेते हैं, कॉमा है कि फुल स्टॉप है, उसमें आपने कहाँ पर कौन सा वाक्य को कहाँ कह के छोड़ दिया। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी शैली भी बहुत अच्छी है, आप कहाँ छोड़ के कहाँ शुरू करते हैं, तो उसमें भी कविता है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रमुख बात है, क्योंकि जब उनको 100 वर्ष पूरे हुए तो हम लोगों ने। नहीं, मैं ना आपके साथ दो बातों को ऐसे रेखांकित मेरे मन में होगी तो थोड़ा दोहराना चाह रहा हूँ। उसमें से संभवतः उनके बारे में ऐसा कहा जाता रहा होगा, मैं इसके बारे में अधिक परिचित नहीं हूँ कि वो दिमाग से लिखते थे, ऐसा आपने कहा था किसी उनके ऊपर आरोप इसे अब हाँ, किया कुछ गया। आलोचकों ने कहा हाँ, कि वो हाँ, दिल कविता हाँ, उनकी दिल से नहीं, दिमाग से ज्यादा आती। जी हाँ, जी जी। तो मैं इस हाँ। संबंध में उनकी एक कविता जिसमें वो बात कह रहे हैं कि मन बहुत सोचता है, मैं उसकी हम्म। कुछ पंक्तियां ऐसे पढ़कर आप तक पहुंचा रहा हूं कि हम्म। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। शहर के दूर के तनाव दबाव कोई सह भी ले, पर ये अपने ही रचे एकांत का दबाव सहा कैसे जाए। तो ये कविता यहाँ पे संपन्न होती, छोटी कविता है, पर वो कहते हैं वो कहूं भी तो सुनने को कोई पास न हो, इसी पर जो जी में उठे वो कहा कैसे जाए। हम्म। मन बहुत सोचता है कि उदास ना हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। तो मुझे लगता है ये दिल से लिखी हुई कविता है, मैं इसलिए कह रहा बिल्कुल। था। और नहीं भी नहीं कई जी जी नहीं, वो तो चूंकि जब आलोचना की जाती है तो उसके बहाने कई खोजे जाते हैं ना, कई कहे जाते हैं। हाँ हाँ मैंने इस रेफरेंस में इस बात को कहा। जी लेकिन जैसे आपने कहा ना, गे को लेकर के उनके यहाँ मौन का बड़ा अर्थ है, उनके यहाँ सन्नाटे का बड़ा अर्थ है। वो कविताओं के जो अभिव्यक्तियां हैं, उनके बीच में चीजें जो खोजते हैं, उनमें ये बातें भी हैं जो अभी आपने कही, कि वो दिल से बातें कह रहे हैं। मैंने जब पीएचडी किया था तो उस समय दो तरह के विचार अज्ञे को लेकर चलते थे। एक विचार ये था कि अज्ञे व्यक्तिवादी हैं, और दूसरा विचार ये था कि चूंकि वे हैं, तो उनका एक खास तौर से जो कम्युनिस्ट वैचारिकी थी उससे उनका विरोध है। ये उस तरह से बातचीत चलती थी, और उसके कारण कई बार उनकी आलोचना भी होती थी, विपक्ष में एक बड़ा खेमा उनके साथ रहता था। लेकिन उन्होंने अपना एक इतना बड़ा ऑरा बना लिया था, इतने बड़ा व्यक्तित्व था कि अज्ञे के बिना हिंदी कविता की चर्चा नहीं होती थी, कहानी की नहीं होती थी, उपन्यास की नहीं होती थी, निबंधों की नहीं होती थी, समीक्षा की नहीं होती थी, जी, पत्रकारिता की नहीं होती थी। जी, तो शायद जी उन्होंने जी। सोच समझ कर ये उपनाम अज्ञेय रखा होगा, क्योंकि उनको ठीक से कोई जान नहीं पाया। लेकिन नहीं, हमारे पास इसमें भी थोड़ा स्पष्टीकरण इसलिए देना जरूरी हो जाएगा, उनका अज्ञेय नाम रखा था जैनिन जी ने।
जब वो अच्छा। जेल में थे तो उनकी रचना भेजी गई और उस रचना में नाम प्रकाशित नहीं हो सकता था क्योंकि जेल में थे, तो जैनेन्द्र जी ने नाम अज्ञेय रखा। वो बाद में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और अज्ञेय के नाम से उनकी रचनाएँ प्रकाशित होती रही। तो ये भी स्पष्टीकरण हाँ, ठीक हो गया। हाँ, ये जी, नहीं, यहाँ पर ऐसे संयोग बैठ जाते हैं ना कभी-कभी कि जी। अपने आप वो हाँ, अपने आप को हाँ। जीवित कर लिया उस शब्द ने। पर मैं हुँ। बहुत कम समय में एक और महत्वपूर्ण बात जो है, ऐसे बहुत कम रचनाकार होंगे जिन्होंने हर विधा में ऐसा लिखा कि जो शीर्ष तक जाने वाली स्थिति को प्राप्त कर ले, चाहे कविताएँ उनकी हैं या निबंध उनके हैं, चिंतन प्रधान डायरियाँ जैसे आपने कहा। पर मैं थोड़ा-सा उपन्यास की चर्चा करना चाहता हूँ और मैंने पूर्व में उल्लेख किया शेखर एक जीवनी का, नदी के द्वीप का। उसमें से नदी के द्वीप जो है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत मानव के मनोविज्ञान को और प्रणय संबंधों के बीच के जो अलग-अलग आयाम हैं, उनको बहुत बारीकी से वो प्रकट करते हैं। जी, अम, उ उनकी जो शिल्प था उपन्यास का या किस पात्र की तरफ से वो बात कही जा रही है, वो आपको बाँध के भी रखता है और कहीं-कहीं ऐसा मैं बिना आपकी तरह उनके बारे में जाने हुए ऐसा कहूँगा कि उनकी भाषा बदल जाती है आवश्यकता के अनुसार। जो कवि है अज्ञेय और जो उपन्यासकार है और उसका जो पात्र है, तो उनके अंदर अपने आप को अलग-अलग रूप में आविष्कृत करके अभिव्यक्त करने की एक क्षमता बहुत विशेष थी। जी। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया बात कही आपने क्योंकि ये ना एक बहुपठित व्यक्ति थे। उनका जो अंग्रेजी से लेकर के, हिंदी से लेके, संस्कृत से लेके बल्कि बांग्ला में उनके अभिव्यक्तियाँ जैसे अभी नदी के द्वीप का आपने ज़िक्र किया तो उसमें बांग्ला अभिव्यक्तियाँ बहुत सारी हैं। उसमें बांग्ला के गीत हैं, उसमें बांग्ला के वाक्य भी हैं। "আমার রাত পোহালো সাদত প্রাতে আমার रात पोहालो" वो एक रवींद्र का संदर्भ है वहाँ से। तो ऐसे ही उन्होंने जब वो बाहर रहे तो उन्होंने जापानी कविता हाइकू छंद को वो हिंदी में लाए एक तरह से। तो ये एक अलग-अलग देशों में, अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग हिस्सों में काम करके उन्होंने ये भाषा सीखी और गढ़ी। एक बात उनसे पूछी गई थी, ये भी एक चूँकि जानने के लिए अच्छा हो सकता है, किसी ने कहा कि साहब आप तो गोदान नहीं लिख सकते थे अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी ने कहा बिल्कुल मैं गोदान नहीं लिख सकता था, क्योंकि ब गोदान तो प्रेमचंद लिख सकते थे और जो गोदान अज्ञेय नहीं लिख सकते तो प्रेमचंद उसी तरह से नहीं लिख सकते थे वो उपन्यास जो मैंने लिखा, है ना? शेखर एक जीवनी का ज़िक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा आज्ञेय शेखर एक जीवनी लिख सकते हैं और प्रेमचंद गोदान लिख सकते हैं, दोनों की अपनी-अपनी सामर्थ्य है। तो ये कई बार आलोचना ढूँढने वाले लोग क्या ढूँढते हैं उनका एक अलग हिस्सा हो जाता है कहने के लिए। और मुझे क्या लगता है कि अज्ञेय को लेकर के जो उस समय के तमाम विधाओं में उनके हस्तक्षेप की चर्चा होती थी, तो अज्ञेय ने अलग-अलग विधाओं के साथ-साथ जो डायरी का ज़िक्र अभी आपने किया, 4 डायरियाँ थी उनकी शाश्वती, भवंती, अंतरा और शेषा। सौभाग्य से मैं पढ़ पाया चारों को और मुझे लगता था कि वो उस समय भी छोटे-छोटे जो शब्द थे, वाक्य थे, छोटी-छोटी अभिव्यक्तियाँ थी, उनको अगर आप बहुत गौर से पढ़ते तो आपको लगता कि अरे! व ये एक विशेष बात कह दी गई। एक पेड़ के ज़िक्र से बात करता हूँ। उनकी डायरी का ही एक अंश है। उन्होंने एक कवि पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं कविता लिख रहा हूँ पेड़ पर। उसने कहा पेड़ पर लिखो या पेड़ बचाने पर, लेकिन जब भी ये कविता छपेगी तो एक पेड़ कटेगा, तब ये कविता उसमें छपेगी। क्या अब बात! आप इस बारीक व्यंग को देखिए और ये मुझे ये लगता था कि पर्यावरण चेतना को लेकर के उन्होंने जो कविताएँ लिखी, एक दौर में मतलब तब पर्यावरण चिंतन एक बहुत ही शुरुआती अध्ययन का हिस्सा था हमारे भारतीय इस हिस्से में भी। नंदा देवी पर उन्होंने एक सीरीज़ लिखी, मरुस्थल पर उन्होंने एक सीरीज़ लिखी। तो न उनकी एक कविता नंदा देवी पर्वत पर है, जिसमें 1-2 पंक्तियाँ मैं कहूँ कि उन्होंने कहा नंदा 20, 30, 50 वर्षों में तुम्हारा जो ये स्वरूप है मतलब वो रहेगा नहीं। मैं कविता उस तरह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ पूरी। जी, और तुम्हारे तुम्हारे जो 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 तुम्हारा ये जो हिस्सा है इसमें कभी धुँधुआते हुए शक्तिमान ट्रक गूँजा करेंगे और तुम्हारे इस तरह से जो हमारी ये सस्य श्यामला भूमि है, जो हमारी धरती है उसको कैसे रौंदा जाएगा। तो वो उस चिंतन को तब समझ पा रहे थे जब 70 में, 60 में जब लोग पर्यावरण के हिस्से में रियो डी जेनेरियो की जो बात हम लोग चर्चा करते हैं कि बड़ा सम्मेलन हुआ पर्यावरण को लेके, ये उससे पहले भी वो बातें ये कर रहे थे। ऐसी कविता के हिस्से में गद्य को भाषा गद्यात्मक भाषा पर हमारे यहाँ निराला जी का बड़ा नाम है। उन्होंने
हिंदी गद्य कविता में छंद मुक्त कविता की उनकी श्रेय जाता है उनको। तो अज्ञे को भी उस तरह से श्रेय है। उन्होंने कहा कि किस तरह से कविता को हर कवि को प्रयोगशील होना चाहिए। एक बड़ा उन पर एक शब्द और चलता है, प्रयोगवादी कवि अज्ञेय। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रयोगवादी तो हर कवि होता है। कोई कवि अगर ये कहे कि मैं प्रयोगवादी नहीं हूं, तो वो उतना ही झूठ बोल रहा है, या उसका हस्त लाघव है, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, छुपा रहा है बातों को। क्योंकि कविता तो हर कवि प्रयोग करता है, तभी वो कविता जीवित रहेगी, तभी वो चलेगी। मैं उसको अपने विद्यार्थियों को समझाते हुए कई बार कहता था कि अज्ञे को समझना हो तो आपको एक साथ 10 कवियों के नाम लीजिए, तो शुरुआत कीजिए। माना आपने कहा कि कबीर, फिर आपने सूरदास, फिर आपने जायसी, फिर आपने तुलसी, बिहारी, मतीराम, देव, घनानंद, फिर आपने जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर अज्ञे या दिनकर, या कोई भी नाम लिए, तो आपको लगेगा ये 20 नाम याद ही इसलिए हैं कि इन्होंने अपनी तरह से लिखा। तो हर कवि प्रयोग करता है, इसलिए वो बड़ा कवि है, क्योंकि उसको चीज़ों को अपनी तरह से अभिव्यक्ति करने का, अपनी तरह से विषय उठाने का, अपनी तरह से चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने की अभिव्यक्ति शैली है। तो अज्ञे का बड़ा योगदान है इस रूप में कि उन्होंने चीज़ों को उस तरह से प्रस्तुत किया जो हिंदी कविता में, हिंदी तो साहित्य में, भाषा में। नवीन जी, समय की सीमा को देखते हुए मैं हाँ। आपसे यदि ये निवेदन करूं कि 1 मिनट में यदि आप ये सार जो उनको जानने से आपके भीतर आया और आपका जो कार्य क्षेत्र रहा, उसमें कहीं ऐसा लगा कि उनके पास बैठकर या उनके साहित्य को अध्ययन करके कोई एक ऐसी दृष्टि है जो कि आपके साथ सतत बनी रही? देखिए, उन्होंने एक कविता लिखी थी, मैं उसको फिर कोट करते हुए बात करूँगा कि एक कविता उनकी थी जिसको काफ़ी कोट किया जाता है, कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाटे सांस की नथ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, या टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सोना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मैंने अज्ञे को पढ़ते हुए अनुभव किया कि जो भी संभावना है भाषा में, साहित्य में, आपके कार्य में, आपके व्यक्तित्व में, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें की चमक नष्ट हो जाए, उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए, वो समाज के काम का ना रहे, तो आप क्या करेंगे उसमें करके? तो आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नायिका को वो प्रतीक, वो उपमान, वो बिंब नहीं दूँगा जो पहले से कहे आए। मैं नई नई बात, नई तरह से समझूँगा उसको। तो नई तरह से समझने की दृष्टि अज्ञे ने मुझे भी दी, और मैं समझता हूँ उनको साहित्य को पढ़ते हुए हमें लगता था कि एक बहुपठित, बहुत सांस्कृतिक आयामों को जानने वाला, अनेक भाषाओं का जानकार, और एक तरह से अनेक विधाओं की विशेषज्ञता जिनके पास है, ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ना है। और जब आप उनको पढ़ते थे तो आपकी शब्दावली बेहद होती थी। अगर अगर ये को आप पढ़ें और एक पेज पढ़ जाएँ तो एक शब्द आपका जुड़ जाने वाला है आपके शब्दकोश में। तो आपके लिए एक नए अनुभव की तरह गुज़रना है। तो ऐसे बड़े लेखक को पढ़ना, ऐसे बड़े लेखक को जानने का अवसर मुझे मिला, और आपका भी धन्यवाद कि आज आपने अज्ञे जी के बहाने मुझे कुछ बातें रखने का अवसर दिया। और तो मैं वास्तव में जी, हिंदी साहित्य में बहुत बड़े व्यक्तित्व है अज्ञे जी। तो मेरा सौभाग्य है नवीन चंद्र लोहनी जी से मिलने का अवसर ऑनलाइन इस प्रकार से हुआ, और अज्ञे जी के बारे में इतना गूढ़ जो आपका चिंतन है, मनन है, और उनके साथ बैठने का अनुभव है, उसकी कुछ रश्मियाँ हम तक भी आपके माध्यम से पहुँची। और ये हमारा सौभाग्य है नवीन जी कि इस तरह के विराट साहित्यकार, मनीषी हमारे आसपास के युग में हुए, जी, जिनका जो आलोक है उनकी उपस्थिति का, वो और दूर तक जाएगा। हम तक भी आ रहा है, हमारे आगे तक भी जाएगा। ये भी सौभाग्य की बात है, और आप स्वयं बड़े विद्वान और समर्पित, और बहुत सौभाग्य मेरा आपसे बात करने का अवसर हुआ। आप सभी के लिए मंगल कामनाएँ। आपका पुनः आभार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद व्यास जी। हम लोग जल्दी मिलेंगे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अमेरिका आया तो इस महाद्वीप में मैंने भी एक नई खोज की। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।